हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कन्फर्ट क्लासेस। स्वागत है आपका। तमिलनाडु बोर्ड की जो हम लोग हिस्ट्री कवर कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री क्लास 12th, उसमें हमारा चैप्टर 5 है, जिसमें हम लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 के बीच जो उनका कार्यकाल रहा है, उनका रिफॉर्म्स वगैरह जो रहे हैं और उनका जो भी इंट्रैक्शन रहा है इंडियन प्रिंसली स्टेट से, तो उनको जो हम इसमें कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं हम। पहला हमारा ये है कि बेंटिक के जो बेसिक एटीट्यूड्स थे टुवर्ड्स रिफॉर्म्स को लेके, सुधार को लेके उनका क्या रवैया था या वो क्या सोचते थे बेंटिक जो है, उसको जो है हम इसमें पहला टॉपिक के तौर पे कवर करेंगे। सेकंड है हमारा हिज पॉलिसी टुवर्ड्स द इंडियन स्टेट्स, उसकी राज्य की तरफ जो उसकी नीतियां थी वो क्या थी। हिज कॉर्डियल रिलेशन विद रंजीत सिंह जो उस टाइम पंजाब प्रांत के जो महाराज थे, उनके साथ उसके कैसे रिलेशन थे, कॉर्डियल रिलेशंस, बेहतर रिलेशंस जो थे। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड इट्स इम्पोर्टेंस, 1833 का जो चार्टर एक्ट था वो और उसका महत्व क्या है इंडियन हिस्ट्री में। बेंटिक्स फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, और बेंटिक ने जो वित्तीय और प्रशासनिक जो सुधार किए थे भारत में, उनको भी अच्छे से इसमें देखेंगे। हिज सोशल रिफॉर्म्स, उसने जो सामाजिक सुधार किए हैं। एबॉलिशन ऑफ सती, उन्होंने सती प्रथा को जो खत्म करने का काम किया। सप्रेशन ऑफ ठग्स, और ठग्स का जो उन्होंने जो है, जो ये लुटेरे वगैरह होते थे जैसे पिंडारी वगैरह, और उनके बाद भी जो बचे कुचे थे उनका खात्मा किस तरीके से किया। प्रिवेंशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, और जो फीमेल इन्फेंटिसाइड जो लड़कियों की जो हत्या कर दी जाती थी उनके जन्म के समय, उसके बारे में भी जो उन्होंने काम किया उसको जो है हम इसमें कवर करेंगे। और फाइनली जो है लास्ट टॉपिक जो होगा हिज एजुकेशनल रिफॉर्म्स, और उसके जो शिक्षा को लेके जो सुधार वगैरह थे उनको कवर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो हमारा पहला ही शुरू हो जाता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक अज्यूम द ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल इन 1828, 1828 में जो है ये अपना कार्यभार संभालते हैं भारत में एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बोर्न इन 1774, 1774 में born in 1774, he commenced his career as a soldier and later as the young age of 22 he became the member of parliament। 1774 की इनकी बर्थ है, पैदाइश है, और इन्होंने जो अपना जो इनका कैरियर है, जो इन्होंने शुरुआत की, इन्होंने सोल्जर के तौर पे शुरू की, और 22 साल की उम्र में जो है ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए इंग्लैंड में। ही वॉज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ मद्रास इन 1803, 1803 में जो है ये गवर्नर बने थे मद्रास के, यानी कि इनको पहले से एक्सपीरियंस था भारत में काम करने का। ही सपोर्टेड सर थॉमस रो ऑन रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, और जो सर थॉमस मुनरो थे उनको जो है, जो उनका जो वित्तीय प्रशासन था उसमें इन्होंने काफी सपोर्ट भी किया था। द वेल्लोर म्यूटनी ऑफ 1806 हैज रिजल्टेड इन बेंटिक्स रिकॉल, और 1806 में जो वेल्लोर में जो म्यूटनी हुई थी, जो विद्रोह हुआ था, उसमें जो है बेंटिक उस टाइम थे। ये उनकी तस्वीर है बेंटिक की। However, his appointment again to the higher office as the Governor General shows his real greatness, और 1833 में उन्हें फिर एक बार मौका दिया गया। इसका मतलब है कि कुछ तो उनमें खास रहा होगा जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन देख रही थी, और उनको दोबारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का मौका दिया गया। तो गवर्नर जनरल बेंटिक हैज इनिशिएटेड एन एरा ऑफ प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स, और जो गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक का जो एरा था, जो 1828 से 1837 के बीच का जो टाइम था पूरा, उसमें उन्होंने काफ़ी इनिशिएशंस वगैरह लिए, प्रगति काफ़ी हुई भारत की, और सुधार भी कई हुए। ही वॉज अनडाउटली द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया हु एक्टेड ऑन द डिक्टम दैट द वेलफेयर ऑफ द सब्जेक्ट्स पीपल वॉज द मेन परहैप्स द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। उनका मानना यही था कि जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, नियुक्त हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनका प्राइमरी काम यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय लोगों की, जहाँ पे शासन कर रहे हैं, उनकी भलाई की जा सके। तो पहला अब जो हेडिंग हमारी शुरू होगी वो ये है कि जो पॉलिसी थी इनकी राज्यों के प्रति लॉर्ड बेंटिक की, वो कैसी थी। विलियम बेंटिक अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, उनका जो उन्होंने जो सबसे पहली चीज जो उन्होंने अडॉप्ट की वो ये थी कि नॉन इंटरवेंशन और नॉन एग्रेशन, ना तो ज्यादा आक्रामक होना है और ना दो राज्यों के बीच में या एक राज्य के आंतरिक मामले में हमको इन्वॉल्व नहीं करना है खुद को। ये लॉर्ड बेंटिक का पॉलिसी था राज्यों के प्रति। इफ एट ऑल ही इंटरफेयर्ड इन द अफेयर्स ऑफ द
ऑफ इंडियन स्टेट, लेकिन इसके बावजूद भी कई मामलों में उन्हें इंटरफेयर करना पड़ा। इट वाज ओनली टू इन एनी फॉर्म ऑफ मिसगवर्नमेंट एंड नेवर टू अनेक्स एनी टेरिटरी, और उन्होंने कोशिश यही की कि किसी भी राज्य को जो है अंतर्ग्रहण न किया जा सके, उस पर कब्जा न किया जा सके, और जो भी मिस गवर्नमेंट कर रहे हैं सिर्फ वहाँ पे उन्होंने इंटरवीन किया। तो पहला राज्य जो इसके आ रहा है पेरिफेरी में वो है कि मैसूर। हिंदू रूलर कृष्ण राजा थर्ड, ठीक है, कृष्ण राजा थर्ड वाज रिस्टोर्ड बाय वेलेजली ने जो है कृष्ण राजा 3 को जो है तृतीयक जो थे उनको राजा बनाया था। कब बनाया था? जब मैसूर का जो वॉर हुआ था, 4th वॉर हुआ था, और उसके बाद जो है टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी। उसके बाद जो है इन्होंने कृष्ण राजा थर्ड को रिस्टोर किया था। इन द बिगिनिंग द यंग राजा फंक्शन वेल अलॉन्ग विद हिज एबल मिनिस्टर पुरनैया जो उसके मंत्री थे कृष्ण राजा के, उनके अगुवाई में बहुत अच्छा काम हुआ। लेटर व्हेन द यंग राजा अज्यूम्ड फुल कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ही प्रूव्ड इनकम्पिटेंट, लेकिन जब बाद में कृष्ण राजा ने पूरी तरीके से जो है शासन को जब अपने हाथ में लिया तो वो इनकम्पिटेंट हो गए, यानी कि वो शासन चलाने में असक्षम हो गए। द पेजेंट्री ऑफ द स्टेट सफर्ड फ्रॉम मैनी ग्रीवांसेस, और बहुत सारी समस्याओं से वहाँ के जो खेतिहर किसान लोग थे, लेबर क्लास था, लोअर क्लास था, उनको बहुत मुसीबत झेलनी पड़ी। देयर वाज नो एड्रेसल, और समस्या का वहाँ पर कोई समाधान नहीं था। कंसिक्वेंटली रिवॉल्ट ऑफ द पीजेंट ब्रोक आउट इन 1833, और 1830 में इसी के चलते किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन हो गया। एंड इट वाज सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ एन आर्मी फ्रॉम मद्रास, और इसको जो है बाद में मद्रास की एक बड़ी आर्मी के माध्यम से इस म्यूटनी को दबाया गया। Nonetheless, the British authorities took over the administration of Mysore state and placed it under the control of commissioner। और फिर क्या हुआ कि लॉर्ड बेल्टिंग ने जब ये समझ लिया कि इनकम्पिटेंट हैं ये जो कृष्ण राजा तृतीय हैं, ये जब शासन नहीं संभाल सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे एक कमिश्नर की नियुक्ति कर दी और मैसूर को उन्हीं के अंडर में कर दिया। राजा वाज गिवन अ पेंशन, और राजा को क्या दी जाने लगी, पेंशन वगैरह का इंतजाम कर दिया गया ताकि उनका काम ना रुके। सर मार्क कबन जो उस टाइम जो कमिश्नर नियुक्त हुए थे उनका नाम था सर मार्क कबन वाज कमिश्नर फ्रॉम 1834 टू 1861 ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेशन वाज बेनिफिशियल टू पीपल ऑफ मैसूर। इनका जो कृष्ण राजा की जगह पे कृष्ण राजा की जो क्षेत्र था पूरा मैसूर, जिनके अंडर में कमिश्नर के अंडर में दिया गया था, उनका सर मार्क कबन नाम था। और 1834 से 1861 तक का उन्होंने जो है बहुत बेहतरीन प्रशासन जो है वहाँ पे संभाला। इवन टुडे द फेमस कबन पार्क इन द बैंगलोर सिटी हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर हिम टू रिमाइंड हिज सर्विस टू मैसूर। और जो कबन पार्क है वर्तमान में उन्हीं को जो है संबोधित किया गया है, जो कि वर्तमान में बेंगलोर सिटी में है। चचार और जैंतिया। द प्रिंसिपैलिटी ऑफ चचार लाइंग इन द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, ये नॉर्थ ईस्ट का एक जगह है। अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रिटिश इन अकॉर्डेंस विद द ट्रीटी ऑफ यानडबू। तो यानडबू की जब ट्रीटी हुई, ठीक है, यानडबू की जब ट्रीटी हुई तो उसी के अंदर जो है इसको ब्रिटिश प्रोटेक्शन में रख दिया गया था चचार को। बर्मीज वार के टाइम में बर्मा का जो युद्ध हुआ था, द राजा ऑफ दिस स्मॉल स्टेट वाज असैसिनेटेड इन 1832। 1832 में यहाँ के राजा की जो है हत्या हो गई थी। असैसिनेशन का मतलब होता है पॉलिटिकल जब हत्या होती है किसी की तो उसको जो है असैसिनेशन बोला जाता है। बट देयर वाज नो हेयर टू सक्सीड हिम, लेकिन वहां पर उनका जो है कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो बेंटिक एनेक्स द स्टेट एट द विश ऑफ पीपुल, और वहां की लोगों की इच्छा पे, लोगों के समर्थन पे जो है बेंटिक ने क्या किया, जो चचार था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में जो प्रोविंस या छोटा सा एक क्षेत्र था उसको क्या किया कि ब्रिटिश टेरिटरी में जो है एनेक्स कर लिया। जैंतिया वाज वन ऑफ द टेरिटरीज ब्रॉट अंडर द कस्टडी ऑफ द ब्रिटिश आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर। और पहला जब एंग्लो और बर्मीज यानी कि बर्मा युद्ध हुआ तो उसमें जो है जो जैंतिया जगह है उसको जो है एनेक्स कर लिया गया। द रूलर ऑफ स्मॉल, और वहाँ पर जो है कभी कभी क्या होता था कि इंसानों की जो है बलि वगैरह दी जाती थी। इसको जो है बाद में क्या किया, गवर्नर जनरल ने जो है इसको रोकने का पूरा प्रयास किया। कुर्ग जो जगह है उसके बारे में पढ़ते हैं, इसके प्रति जो है क्या दृष्टिकोण रहा है या क्या किया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो वीर राजा वाज अ रूथलेस रूलर ऑफ कुर्ग। कुर्ग का जो राजा था वो बहुत ही क्रूअल था, यानी कि निर्दयी था। हु ट्रीटेड हिज पीपल विद सैवेज बारबैरिटी एंड किल्ड ऑल हिज मेल रिलेटिव्स। और वहाँ के लोगों के साथ जो उसका जो व्यवहार था बहुत ही बुरा था। ज़्यादातर जो लोग थे उनकी उसने हत्या करवा दी थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक डिसाइडेड टू डील विद हिम इफेक्टिवली एंड सेंट कॉलोनियल लिंडसे टू कैप्चर मरकारा द कैपिटल ऑफ द कुर्ग स्टेट। और जो मरकारा जो कैपिटल थी कुर्ग स्टेट की उस पर कब्जा करने के लिए जो है
और इस राजा को वहाँ से हटाने के लिए लॉर्ड विलियम ने जो है कर्नल जो लिंडसे थे उनको भेजा वहाँ पर। द राजा वाज डिपोज इन 1834 एंड द स्टेट वाज एनेक्स, और 1834 में जो है वहाँ के राजा को हटा दिया गया और फिर स्टेट को एनेक्स कर लिया गया, ब्रिटिश जो टेरिटरी थी उसमें मिला लिया गया इसको। रिलेशन विद रंजीत सिंह, तो रंजीत सिंह के साथ जो संबंध हैं उनको देखते हैं। ये अब हम लोग अभी तक हमने क्या किया कि साउथ के जो प्रांत थे, नॉर्थ ईस्ट के जो प्रांत थे उनको हमने देखा। अब हम देखेंगे कि नॉर्थ जो वेस्टर्न फ्रंट था, यानी कि वर्तमान का जो पंजाब है और पाकिस्तान वाला पंजाब है उसके साथ कैसे रिलेशन थे, कॉर्डियल थे या कॉर्डियल रिलेशन नहीं थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल टू विजुअलाइज द रशियन थ्रेट टू इंडिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले ऐसे गवर्नर जनरल थे भारत के जिन्होंने एक इमेजिनेशन किया, विजुअलाइजेशन किया कि आने वाले टाइम में रशियंस लोग जो हैं भारत में अंग्रेजों के प्रभुत्व को लेके खतरा बन सकते हैं। हेंस ही वाज ईगर टू नेगोशिएट फ्रेंडली रिलेशंस विद बोथ द रूलर ऑफ पंजाब महाराजा रणजीत सिंह एंड ऑल्सो विद द अमीर्स ऑफ सिंध। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है इस खतरे से निपटने के लिए उन्होंने जो है बहुत ही कॉर्डियल रिलेशनशिप जो है क्रिएट किए, अच्छे रिलेशनशिप जो है उन्होंने बनाए। पंजाब के जो महाराज थे महाराजा रणजीत सिंह और अमीर जो थे सिंध के, इन दोनों से जो है उन्होंने बेहतर रिलेशंस जो है डेवलप किए। His earnest desire was that Afghanistan should be made a buffer state between India and any possible invader। तो जोग्राफिकल जो स्ट्रेटजी थी उसके तहत जो है ब्रिटिशर्स जो थे वो चाहते थे कि अफगानिस्तान एक बफर स्टेट की तरह बिहेव करे, जिससे क्या होगा कि इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न जितने भी क्षेत्र हैं या प्रोविंस हैं उनकी जो है संप्रभुता जो है बची रहे, कोई विदेशी जो है इन पे आक्रमण न करे। रशियंस के बारे में बात हो रही है एज एन एसेंशियल मेजर, और इसी के तहत एन एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट टुक प्लेस बिटवीन लाहौर द कैपिटल ऑफ पंजाब एंड कलकत्ता, और इसी के चलते जो है गिफ्ट के तौर पे लाहौर जो कैपिटल थी पंजाब की उसको जो है एक्सचेंज किया गया। द सीट ऑफ गवर्नर जनरल इट वाज देन, तो क्या किया गया कि इसमें जो है जो लाहौर है कलकत्ता की जगह पे जो है एज अ राजधानी जो है एक्सचेंज की गई पंजाब की। द सीट ऑफ गवर्नर जनरल इट वाज देन फॉलोड बाय द मीटिंग्स ऑफ बेंटिक एंड रंजीत सिंह ऑन 25 अक्टूबर 1834 एंड रूपर्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रतलज अमिड शो एंड स्प्लेंडर। और इसी के चलते जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक और रंजीत सिंह के बीच जो है 25 अक्टूबर 1831 को जो रोपड़ जो जगह है, खास करके जब इंडस वैली सिविलाइजेशन आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे रोपड़ का नाम आता है जो कि सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। वहाँ पर एक मीटिंग अरेंज होती है, यहाँ पे बातचीत होती है, कॉर्डियल रिलेशनशिप बनाए जाते हैं। द गवर्नर जनरल वॉज सक्सेसफुल इन विनिंग द फ्रेंडशिप ऑफ रंजीत सिंह एंड द इंडस नेविगेशन ट्रीटी वॉज कंक्लूडेड बिटवीन देम। और गवर्नर जनरल और जो रंजीत सिंह हैं उनकी दोस्ती जो है बेहतर होती है और उनके बीच में जो है इंडस नेविगेशन ट्रीटी होती है वो साइन की जाती है यहाँ पर। दिस ट्रीटी ओपन अप द सतलज फॉर नेविगेशन, और इसके बाद क्या किया जाता है कि सतलज नदी जो है नेविगेशन के लिए खोल दी जाती है, ओपन कर दी जाती है। दिस ट्रीटी ओपनड अप द सतलज फॉर नेविगेशन। इन एडिशन अ कमर्शियल ट्रीटी वॉज नेगोशिएटेड विद रंजीत सिंह, और रंजीत सिंह के साथ जो है एक व्यापारिक जो संधि है वो भी साइन की जाती है। सिमिलर ट्रीटी वॉज ऑल्सो कंक्लूडेड विद द अमीर्स ऑफ सिंध, और इसी प्रकार की जो व्यापारिक संधि है जो सिंध के जो अमीर थे उनके साथ भी किया गया। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1833, यानी 1837 का चार्टर एक्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में भी। इससे हर एक साल जो है लगातार जो है पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीपीएससी के क्वेश्चंस जो हैं इस पे ज़रूर बनते हैं, खास करके प्रीलिम्स में। तो चलिए इसको कवर कर लेते हैं, अच्छे से एनालिसिस करते हैं। द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, मेड इट कंपल्सरी टू रिन्यू द कंपनीज चार्टर एक्ट आफ्टर 20 ईयर्स। 20 साल के बाद जब भी कोई भी कानून था उसको एक बार क्या कर दिया जाएगा, रिन्यू कर दिया जाएगा, उसमें संशोधन वगैरह किए जाएंगे और ज़रूरत के हिसाब से उसमें क्या चेंजेस किए जा सकते हैं उनको इंक्लूड किया जाएगा। हेंस द चार्टर एक्ट ऑफ द एक्ट ऑफ 1793 वाज पास बाय पार्लियामेंट। इसी के चलते जो है 1773 में पहले एक्ट बना, फिर उसके बाद 1793 में चार्टर एक्ट बना। इट एक्सटेंडेड द लाइफ ऑफ कंपनी, और इसी के चलते जो है कंपनी की जो लाइफ है 20 साल को बढ़ा दी गई, तो अब 1813 आएगा, फिर 20 साल फिर बढ़ेगा, 1837 आ जाएगा।
और जो 1793 का जो चार्टर एक्ट था उसको जो है एक्सटेंड किया गया कंप्लीट 20 साल के लिए, और फिर उसके बाद जो है 1813 में फिर चार्टर एक्ट लाया गया, जिसमें जो है कई सारे जो है माइनर चेंजेस वगैरह किए गए। और चार्टर एक्ट में ही 1 लाख रुपया जो है भारतीय शिक्षा के प्रमोशंस के लिए भी इस्तेमाल किए जाएंगे। ये पहली बार हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 लाख रुपए कब दिए गए थे? ये दिए गए थे 1813 में दिया गया था, प्रमोशन ऑफ इंडियन एजुकेशन। इट ऑल्सो एक्सटेंडेड द कंपनीज चार्टर फॉर अनदर 20 ईयर्स। और इसने क्या कर दिया कि 20 साल के लिए कंपनी की जो रूल्स थे चार्टर को तो उसको एक्सटेंशन दे दिया। 1837 में फिर से उसमें रिन्यूअल किया गया था। चार्टर एक्ट 1833 वाज अ सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रूमेंट डिफाइनिंग द स्कोप एंड अथॉरिटी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1837 का जो चार्टर एक्ट था उसके तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है कितना स्कोप है और उसकी अथॉरिटी कितनी है, इसको भी जो है डिफाइन किया गया। द लिबरल एंड यूटिलिटेरियन फिलॉसफी ऑफ बेंथम। और जो लिबरल उदारवादी और यूटिलिटेरियन फिलॉसफी ऑफ जो बेंथम थी, यानी कि उदारवादी और जो उपयोगितावादी जो दर्शन था बेंथम का, उसको बहुत ही पॉपुलर किया गया और उसका काफ़ी बड़ा रोल था 1833 के चार्टर एक्ट में। फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट प्रोविजंस। अब हम लोग जो है इसके इम्पोर्टेंट प्रोविजंस को कवर करते हैं जो कि सीधे सीधे हमारे क्वेश्चंस को बनाते हैं। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सीज टू बी ए कमर्शियल एजेंसी इन इंडिया। अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है पॉलिटिकल एंटिटी से जो है ख़त्म करके सिर्फ एक तरीके की कमर्शियल एजेंसी बना दी गई। यानी कि अब जो पॉलिटिकल अफेयर होंगे, इंडिया के इंटरनल मामले होंगे, उसमें जो है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। वो सिर्फ एक खाली व्यापारिक एजेंसी या एक व्यापारिक संस्था बन के रह जाएगी। इन अदर वर्ड्स इट वुड फंक्शंस हियर आफ्टर एज द पॉलिटिकल एजेंट फॉर द क्राउन। और इसी के चलते क्या होगा कि ये सिर्फ खाली एक पॉलिटिकल एजेंट बन के रह गया क्राउन का। द गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम वॉज हियर आफ्टर कॉल्ड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम पहले कहा जाता था, यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नॉर्मली जिसे कहा जाता था, अब उसे जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाएगा। मतलब कि जो पावर बनाने की, यानी कि पावर शक्ति, कानून बनाने की जो शक्तियां होंगी अब क्या होंगी, जो मद्रास प्रेसिडेंसी है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, दोनों की जो है कंबाइंड मिला के जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर में कर दिया गया। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही जो है अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाएगा। तो ये कंफ्यूजन याद रखिएगा, क्योंकि लोग अक्सर करके ये सोचते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सेम टू सेम होते हैं। ऐसा नहीं है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक को कहा जाता है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है पहली बार अब वॉरेन हेस्टिंग बने थे 1773 में। तो बेंटिंग वॉज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो गवर्नर जनरल पहले कौन थे? ये थे बेंटिक। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। ए लॉ मेंबर वॉज अपॉइंटेड टू गवर्नर जनरल्स काउंसिल। जो लॉ मेंबर थे, एक लॉ मेंबर की नियुक्ति की गई है। कानून सदस्य की, जो विधि सदस्य की एक नियुक्ति की गई गवर्नर जनरल्स काउंसिल। जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी जिनका नाम क्या था? टीबी मैकलॉय। ठीक है, टीबी मैकलॉय वॉज द फर्स्ट लॉ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल इन काउंसिल। गवर्नर जनरल इन काउंसिल के जो पहले विधि सदस्य थे उनका नाम क्या था? टीबी मैकलॉय था। द एक्ट कैटेगोरिकली stated that no native of India nor any national born subject of His Majesty should be disabled from holding any office or employment by reason of his religion, place of birth, descent or color। इसमें आप जो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के देख सकते हैं कि पहली बार जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 14 है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। और जो आर्टिकल 16 है, यानी कि अपॉर्चुनिटी, जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का जो मामला है, यानी कि अवसर की समानता के बारे में जो है, इसमें पहली बार ये बोला गया कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, बर्थ, डिसेंट, वंश, कलर, रंग या वर्ण के आधार पे किसी के साथ भी प्लेस, ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इट वॉज दिस इनेक्टमेंट विच लेड द फाउंडेशन ऑफ द इंडियनाइजेशन ऑफ पब्लिक सर्विस। और पहली बार जो है सरकारी नौकरी का, यानी सरकारी नौकरी का पहली बार भारतीयकरण करने की इसे न्यू माना जाता है, ये शुरुआत मानी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जो है आप एक बार क्या आप, मैं तो बोलता हूँ कई बार इसको रिवीजन जरूर करिए। आफ्टर 20 years द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 वॉज पास एंड इट वॉज द लास्ट इन द सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट। और इसके बाद जो है 20 साल बाद फिर जो है 1853 में
1853 में जो है लास्ट चार्टर एक्ट पास होता है, जो कि चार्टर एक्ट सीरीज का आखिरी चार्टर होता है। अब हम लोग रिफॉर्म्स देख लेते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक्स के क्या रिफॉर्म्स वगैरह थे। द एडवेंट ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक्स अंशर्ड इन अ न्यू एरा इन एनल्स ऑफ इंडियन इन मैनी वेज। भारतीयों के लिए जो है कई नई चीज़ें जो है ये लेके आया लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑल्दो हिज टेन्योर ऑफिस, उनके जो कार्यकाल थे, कवर्ड ओनली अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 7 years, और 7 सालों का जो उनका छोटा शासन था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कई बड़े बड़े काम किए। इट्स अ पीरियड ऑफ इंड्यूरिंग रिफॉर्म्स, और कई बड़े बड़े जो सुधार वगैरह हैं वो देखने को मिले। दे मे बी क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल एंड एजुकेशनल, और इन्हें 4 भागों में विभाजित किया जाता है। जो लॉर्ड विलियम बेंटिक के जो सुधार वगैरह थे उनको 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है वित्तीय सुधार, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक सुधार, तीसरा है सोशल या सामाजिक सुधार, और चौथा है एजुकेशनल या शैक्षणिक सुधार। तो हम लोग पहला देखते हैं। पहला क्या है, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स क्या रहे हैं, वित्तीय सुधार क्या थे। When Bentinck assumed the Governor Generalship in 1828, 1828 में जब उन्होंने जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जब उन्होंने पद धारण किया, द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी वाज पुअर, वित्तीय जो स्थिति थी कंपनी की वो बहुत बुरी थी। द एक्सचेकर वाज वेरी बिग, और जो इसमें जो मॉनिटरिंग का जो सिस्टम था वो बहुत कमजोर था, यानी कि करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। द स्टेट बजट शोड अ डिफिसिट ऑफ 1 million रुपये, लगभग जो स्टेट बजट था वो 1 million रुपये का जो है घाटा दिखा रहा था। इट बिकेम नेसेसरी ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नर जनरल टू टेक इफेक्टिव स्टेप्स टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल कंडीशन, और इसने क्या कर दिया, नेसेसरी कर दिया गवर्नर जनरल को कि ये जो है फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर करने के लिए जो है बेहतर जो है स्टेप्स ले, अदरवाइज क्या होगा आने वाले टाइम में ब्रिटिश जो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी जो फाउंडेशन है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगी, उसका बेस पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ही रिड्यूस द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ऑल ऑफिसर्स, और उन्होंने क्या किया कि सैलरी और जो अलाउंसेस वगैरह मिलते थे सभी ऑफिसर्स को उनको कम कर दिए। एडिशनल स्टाफ्स वेयर रिमूव्ड, और ज़्यादा जो लोग थे कामकाज में उनको निकाल दिया। इन द मिलिट्री डिपार्टमेंट, उसने जो सैन्य विभाग था, ही अबॉलिश द सिस्टम ऑफ डबल बट्टा, और उसने जो डबल बट्टा का जो सिस्टम था उसको खत्म कर दिया। बट्टा वाज एन अलाउंस टू ट्रूप्स ऑन द एक्टिव सर्विस, बट्टा जो है वो बट्टा या भत्ता जो है उन लोगों को दिया जाता था जो एक्टिव लोग होते थे, एक्टिव सर्विस के तौर पे होते थे। बाय दिस फाइनेंशियल रिफॉर्म्स एट द टाइम ऑफ डिपार्चर, और इस वित्तीय सुधार के चलते जब वो यहाँ से जाने वाला था, यानी कि उसका जब टेन्योर खत्म हो गया था, तो ही लिफ्ट ट्रेजरी विद सरप्लस ऑफ 1.5 million, और उसका जो खजाना था लगभग 1.5 million से ज़्यादा से सरप्लस में था, यानी कि उसने घाटे को तो कंप्लीट किया, 1.5 million जो है सरप्लस में भी कर दिया। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है इससे काफ़ी बढ़ गई। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में देख लेते हैं क्या क्या था। तो बेंटिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स स्पीक ऑफ हिज पॉलिटिकल मैच्योरिटी एंड विजडम। तो बेंटिक का जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म था उसमें क्या था, पॉलिटिकल मैच्योरिटी और विजडम, बुद्धिमानी बहुत थी। वो ज़्यादा जगह पे क्या करता था कि इंटरवेन नहीं करता था, जिससे क्या होता था लोगों के सोशियो कल्चर मसले में अगर वो इंटरवेन नहीं करता था लोगों के अंदर रोष नहीं होता था। म्यूटनी की जो घटनाएं हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में सबसे कम देखने को मिली। इन द जुडिशियल डिपार्टमेंट ही अबॉलिश द प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ अपील एस्टैब्लिश बाय कॉर्नवालिस। तो उसने क्या किया कि जो कॉर्नवालिस ने प्रांतीय कोर्टों की जो स्थापना की थी उसको जो है उसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। दे वेयर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूज एरियाज ऑफ केस, और क्या होता था कि केसों में जो है बढ़ोतरी में बड़े जिम्मेदार होते थे ये प्रांतीय कोर्ट, इस वजह से इनको खत्म कर दिया गया। दिस स्टेप वॉज रेडिली एक्सेप्टेड बाय द डायरेक्टर्स सिंस इट कट डाउन देयर एक्सपेंडिचर्स, और उसके बाद क्या किया कि जो डायरेक्टर्स वगैरह के जो एक्सपेंडिचर्स से ज़्यादा खर्चे वगैरह थे उनको भी खत्म कर दिया। अनदर गुड मेजर ऑफ बेंटिक वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ लोकल लैंग्वेजेस इन द लोअर कोर्ट्स एंड इंग्लिश इन द हायर कोर्ट्स इन द प्लेस ऑफ पर्शियन। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे उन्होंने जो है जो लोअर कोर्ट्स थे वहाँ पे जो है जो वर्नाकुलर लैंग्वेज होती हैं, लोकल लैंग्वेज होती हैं, जो छोटे छोटे प्रांतों में जो बोली जाती थी, आम लोगों की जो भाषाएं थी उनको इंट्रोड्यूस किया, और इंग्लिश को जो हायर कोर्ट में जो उसने इंट्रोड्यूस किया, पर्शियन लैंग्वेज को उसने धीमे धीमे हटा दिया क्योंकि ये अब आम लोगों की भाषा नहीं रह गई थी। इवन इन मैटर्स ऑफ रेवेन्यू बेंटिक लेफ्ट हिज मार्क, और जो इवन इन मैटर ऑफ रेवेन्यू
जो रेवेन्यू का मामला था, राजस्व का मामला था, उसमें भी जो है बेंटिक ने बहुत बेहतर काम किया था। ही लॉन्च द रेवेन्यू सेटलमेंट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस अंडर, उसने क्या किया था, रेवेन्यू सेटलमेंट जो का काम है नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में जो है RM बर्ड करके एक व्यक्ति थे, उनकी अगुवाई में ये काम उन्होंने करवाया था, जिसमें काफ़ी प्रॉफिट हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी को। दिस सेटलमेंट वाज फॉर अ पीरियड ऑफ 13 ईयर्स, और ये सेटलमेंट जो था, जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट में जो था, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में जो था, वो क्या था, 30 सालों का लगभग था। इट वॉज मेड आइदर विद द टिलर्स ऑफ द सॉइल और विद द लैंड ऑनर्स, और उन्होंने जो है ये काम दोनों के साथ जो है किया, जो खेती करने वाले भी थे और लैंड ऑनर्स जो जमींदार वगैरह थे उनके साथ भी ये सेटलमेंट वगैरह किया गया। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, जिससे मेंस के भी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो और सबसे क्रूशियल है, वो है सोशल रिफॉर्म। जो उसने सामाजिक सुधार किए वो काफ़ी बेहतर थे। तो पहला जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अबॉलिशन ऑफ सती प्रथा। ठीक है, सती प्रथा था। तो सती प्रथा में क्या है, सती प्रथा तो नॉर्मली सभी लोग जानते हैं कि इसमें क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। एक मिनट, देखते हैं कि द प्रैक्टिस ऑफ सती, द एज ओल्ड कस्टम ऑफ बर्निंग ऑफ विडोज अलाइव ऑन दी। तो सती प्रथा में क्या होता था कि जब किसी महिला का पति जो है ख़त्म हो जाता था, तो उसको जो है प्योरिटी जो है बनी रहे, पवित्रता जो है बनी रहे, उसको जो है हस्बैंड के साथ ही पायर पे या जो चिता होती थी उस पे बैठा दिया जाता था और उसी के साथ वो जल जाता। दिस इन ह्यूमन सोशल कस्टम वॉज वेरी कॉमन इन नॉर्दर्न इंडिया, मोर पर्टिकुलरली इन बंगाल। उत्तर भारत में ये जो प्रथा थी बहुत ज़्यादा फेमस थी, इसको जो है बहुत ही बड़े स्तर पे इसको जो है प्रैक्टिस में लिया जाता था और बंगाल में खास करके बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। बेंटिक वॉज ग्रेटली डिस्ट्रेस्ड व्हेन ही रिसीव्ड अ रिपोर्ट ऑफ 800 केसेस ऑफ सती इन अ सिंगल ईयर। लॉर्ड विलियम बेंटिक उस टाइम बहुत ज़्यादा जो है हताश वगैरह हो गए और काफ़ी डिस्ट्रेस हो गए थे जब उन्होंने एक साल में सिर्फ खाली 800 सती के केसेस जो है उन्होंने सुन लिए थे। दैट फ्रॉम बंगाल, अब वो सिर्फ कहाँ से थे, बंगाल से थे। 800 महिलाओं ने जो है एक साल में वो सती हो गई थी। ही डिटरमाइंड टू अबॉलिश दिस प्रैक्टिस विच ही कंसीडर एन ऑफेंस अगेंस्ट न्यूट्रल जस्टिस। उन्होंने जो है प्राकृतिक जो न्याय होता है उसको, सती प्रथा को उसके खिलाफ माना और इसे खत्म करने के लिए उन्होंने जो है अफर्मेटिव कर ली। देयरफॉर ही बिकेम अ क्रूसेडर अगेंस्ट इट, और वो जो है इसको खात्मा करने वाला बन गया। प्रोमलगेटेड हिज रेगुलेशन, उन्होंने जो है कानून बनाया जिसे जो है बोला जाता था 17 रेगुलेशन 17 4 दिसंबर 1829 और 4 दिसंबर 1829 को जो है प्रोहिबिटिंग द प्रैक्टिस ऑफ सती, और उन्होंने सती प्रथा को इंडिया से क्या कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया। दोज हु प्रैक्टिस सती वे आर मेड लाइबल फॉर पनिशमेंट, और जो भी इस प्रथा को अब फॉलो करेगा उसे क्या होगा, सजा मिलेगी। द रेगुलेशन वॉज एक्सटेंडेड टू द मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज इन 1813, और ये जो इसका जो रेगुलेशन था वो कहाँ कहाँ पे एक्सटेंड किया गया था, मद्रास और बॉम्बे दोनों जगह जो है 1830 तक जो है रेगुलेट कर दिया गया था, एक्सटेंशन इसका कर दिया गया था। पहले शुरू में ये कानून सिर्फ बंगाल में लगा था, 1830 तक जो है इसे बाकी प्रेसिडेंसीज में भी लागू करवाया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक के माध्यम से। सप्रेशंस ऑफ ठग्स, लुटेरों का जो खात्मा किया इन्होंने। द मोस्ट कमेंडेबल मेजर विच बेंटिक अंडरटुक एंड विच कंट्रीब्यूटेड टू मटेरियल वेलफेयर ऑफ द पीपल वाज द, तो इसमें यह है कि सबसे ज़्यादा लोगों को जिस चीज़ से फ़ायदा हुआ वो तो ठग्स जो होते हैं उनको ख़त्म करने का जो काम किया। दे वेर हेरिडिटरी रॉबर्स, वो क्या होते थे कि जन्मजात से रॉबर्स होते थे, डाकू वगैरह होते थे। दे वेंट अबाउट इन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ 50 to 100, वो एक ग्रुप होता था जिसमें क्या करते थे 50 से 100 लोगों ग्रुप होते थे और कमर्शियल गैंग्स जो होते थे उनको लूट लेते थे। स्ट्रैंगलिंग एंड रॉबिंग पीसफुल ट्रैवलर्स, और जो बेचारे यात्री या राही होते थे उनको क्या करते थे, उनको लूट लेते थे और उन्हें स्ट्रैंगलिंग कर देते थे, यानी कि फांसी लटका देते थे, स्ट्रैंगल कर देते थे, गर्दन से टांग के उनकी हत्या कर देते थे। दे इंक्रीज इन नंबर्स इन सेंट्रल एंड नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग द 18th century व्हेन अनार्की reigned आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर। और मुगल एम्पायर का जब डिक्लाइन शुरू हो गया और एकदम खत्म के कारगार पे आ गए वो लोग, तो क्या हुआ कि यहाँ पे एनार्की, अराजकता जो है बहुत ज़्यादा फैल गई। ये कैंपेन वाज सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड बाय कर्नल स्लीमैन फ्रॉम 1813 अगेंस्ट द ठग्स, और
फिर विलियम बेंटिक ने जो है, जो कर्नल स्लीमन थे, उनकी अगुवाई में एक कैंपेन चलाया गया इन ठग्स के खिलाफ 1830 में। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 5 years नियरली 2000 देम वेयर कैप्चर्ड। और फिर बड़े तादाद में उन लोगों को जो है अरेस्ट किया गया, मारा भी गया, 2000 से ज़्यादा लोगों को कैप्चर किया गया, पकड़ा गया। A greater number of them were exterminated and the rest were transported to the अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और उसमें ज़्यादातर लोगों को जो है सज़ा दी गई, मौत की सज़ा भी दी गई, और उसमें से कई लोगों को क्या किया गया, अंडमान और निकोबार भेज दिया गया। फॉर हिज रोल इन द सप्रेशन ऑफ द ठग्स सर विलियम स्लीमन वॉज नोन एज द ठगी स्लीमन्स। और इसी सप्रेशन को दूर करने के लिए, इसी को जो है ठग्स की इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए, जो सर विलियम स्लीमन थे, जो उस टाइम कर्नल थे, उनको जो है ठगी स्लीमन्स के नाम से भी वर्तमान में जाना जाता है। और तीसरा जो रिफॉर्म उन्होंने किया था, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स। जो बच्चियों की बचपन में ही हत्या कर दी जाती है, उसको फीमेल इन्फेंटिसाइड कहा जाता है। वाज वन ऑफ द हॉरिबल एंड हार्टलेस डीड। ये सबसे भयावह कार्यों में से एक थे, जिसमें जो है, जो ये काम जो है सबसे ज़्यादा कौन लोग करते थे, सिविलाइज पीपल, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो लोग जो है ये प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करते थे। दिस प्रैक्टिस किलिंग फीमेल इन्फेंट्स वॉज वेरी मच प्रिवेलेंट इन प्लेस लाइक राजपूताना, पंजाब, मालवा एंड कच्छ। राजपूताना, पंजाब, मालवा और कच्छ में जो है ये प्रैक्टिस जो है बहुत ज़्यादा की जाती थी। बेंटिक टुक इफेक्टिव स्टेप्स टू प्रिवेंट द रिचुअल्स ऑफ चाइल्ड सैक्रिफाइस एट सॉगर आइलैंड इन बंगाल। बेंटिक ने क्या किया, इसमें काफ़ी इफेक्टिव स्टेप्स लिए कि ये जो चाइल्ड सेक्रीफाइस का जो काम किया जाता है, खास करके सॉगर आइलैंड बंगाल में, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी जो है बड़े स्तर पे इसको रोकथाम के स्टेप्स वगैरह लिए। ही नॉट ओनली प्रोहिबिटेड फीमेल इन्फेंटिसाइड बट डिक्लेयर्ड देम एज अ पनिशनेबल क्राइम। उन्होंने जो ये फीमेल इन्फेंटिसाइड्स का जो काम था, इसको खाली उन्होंने बड़े स्तर पर रोका ही नहीं, बल्कि उन्होंने जो है इसे पनिशेबल क्राइम भी करार किया। अब लास्ट देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। भारत में जो है, जो अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रचार प्रसार की शुरुआत की गई, वो इन्हीं के टाइम पे सबसे बड़े स्तर पे किए गए। द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन वाज अ सिग्निफिकेंट इवेंट ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक्स एडमिनिस्ट्रेशंस। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो प्रशासन था, उसमें सबसे बड़ा जो योगदान था भारतीय पहलू में, वो था इंग्लिश एजुकेशंस। ही अपॉइंटेड अ कमिटी हेडेड बाई लॉर्ड मैकुलाय टू मेक रिकमेंडेशंस फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। उन्होंने लॉर्ड मैकुलाय की अगुवाई में जो है एक कमेटी बनाई जो प्रमोशंस के लिए, एजुकेशंस के प्रमोशंस के लिए काम करे। इन हिज रिपोर्ट्स, उनकी रिपोर्ट में मैकुलाय एम्फसाइज द प्रमोशन ऑफ यूरोपियन लिटरेचर। उन्होंने क्या किया कि यूरोपियन लिटरेचर को जो है उन्होंने काफ़ी प्रोमलगेट किया, आगे बढ़ाया थ्रू इंग्लिश मीडियम, अंग्रेजी। उन्हें जो है, उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, लॉर्ड मैकुलाय ने जो है एक तरीके का माहौल ये बनाने का कोशिश किया कि हम जो है ब्रिटिश या ब्रिटेन से जो है, हम वहाँ से जो गोरे लोग होते हैं उनको एज ऑफिशियल्स लेके आते हैं यहाँ पर। लेकिन जब वो यहाँ पर आते हैं तो उनके साथ मेन समस्या क्या होती है कि उन्हें डबल पेमेंट पे रखा जाता है। अगर यही चीज़ हम इंडिया में कर लें, इंडिया में कैसे कर लें, इंडिया के लोगों को ही हम पढ़ा लिखा कर काम में रख लें, तो आने वाले टाइम में क्या होगा, हमें जो है सस्ते और बेहतर काम करने वाले लोग यहीं से मिल जाएंगे। ये जो है पॉलिसी किसने बनाई थी, लॉर्ड मैकॉले ने विलियम बेंटिक के सलाह पे किया था, और इसका जो है काफ़ी बड़ा योगदान रहा था। गवर्नमेंट रेजोल्यूशन 1835 और जो गवर्नमेंट का, ये सरकार का जो संकल्प था 1835 का, मेड इंग्लिश द ऑफिशियल एंड लिटरेरी लैंग्वेज ऑफ इंडिया, और इंग्लिश को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज और लिटरेरी लैंग्वेज बना दिया गया था 1835 में। इन द सेम ईयर विलियम बेंटिक लेड फाउंडेशन ऑफ द कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, और विलियम बेंटिक ने 1835 में ही जो कलकत्ता का जो मेडिकल कॉलेज है उसकी नींव भी रखी थी। अब हम लोग थोड़ा समीक्षा कर लेते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक की। तो एस्टिमेट्स ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक। बेंटिक वॉज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, अपराइट, बेनोवलेंट, सेंसिबल मैन। तो ये किस तरीके के व्यक्ति थे, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो सही है उसके साथ, जो गलत है उसके अगेंस्ट। ऑनेस्ट मैन, ईमानदार थे, अपराइट थे, बेनोवलेंट थे, सेंसिबल थे, समझदार बहुत ज़्यादा थे।
उन्हें पता था कि कहाँ पे किस तरीके के लोगों से कैसे उन्हें बिहेव करना है। सोशल रिफॉर्म्स सच एज एबॉलिशन ऑफ सती एंड प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्रीफाइस इरेडिकेटेड एज ओल्ड इविल्स फ्रॉम हिंदू सोसाइटी। और हिंदू समाज से उन्होंने जो है एबॉलिशन ऑफ सती प्रथा को उन्होंने ख़त्म करके, और जो बाल हत्या या बाल बलिदान जो दिया जाता था या बाल बलि दी जाती थी उसको उन्होंने ख़त्म करके एक हिंदू सोसाइटी की जो बड़ा कलंक था उसे दूर किया उन्होंने। और ये उस टाइम की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी। इट इज़ ग्रेटिफाइंग टू नोट दैट बेंटिक एक्टेड वेयर अदर्स हैज़ टॉक। तो यहाँ पर सिर्फ खाली एक लाइन के साथ ही जो है मैं इस चैप्टर को एंड करूँगा और 2-3 फैक्ट और बताऊँगा एक्स्ट्रा आपको कि बेंटिक जो है सिर्फ बात नहीं की, उन्होंने काम भी बहुत ज़्यादा किया। तो फाइनली हमारा ये चैप्टर अब जो है ख़त्म हो गया है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक को हमने पूरा कवर कर लिया है। उनके जितने भी इंट्रैक्शन रहे हैं स्टेट के प्रति, जो अप्रोच रहे हैं, उनके जो रिफॉर्म्स वगैरह हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी रहे हैं, उनको भी हमने कवर कर लिया है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये बेसिक फैक्ट्स इनको बेसिकली कह सकते हैं कि विलियम बेंटिक लॉर्ड ऑकलैंड 1836 to 42। जब विलियम बेंटिक जो है 36 में कहाँ वापस चले गए इंग्लैंड। उसके बाद जो है लॉर्ड ऑकलैंड को जो है 6 सालों का कार्यभार मिला गवर्नर जनरल। द फर्स्ट अफगान वॉर जो है 1836 to 42 इन्हीं की अगुवाई में लड़ा गया। वाज फॉट ड्यूरिंग हिज एडमिनिस्ट्रेशन। ड्यू टू हिज फेल्योर इन अफगानिस्तान ही वाज रिकॉल्ड इन 1842। और क्या हुआ कि अफगानिस्तान जो वॉर था वो पूरी तरीके से असफल रहा। अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुई। इस वजह से जो है लॉर्ड ऑकलैंड को वापस बुला लिया गया। लॉर्ड एलनबरो सक्सीडेड हिम एंड एंडेड द अफगान वॉर। और एलनबरो जो है उसके बाद उनकी नियुक्ति होती है, उन्होंने अफगान वॉर को ख़त्म किया। ही ऑल्सो एनेक्ट द सिंध। उन्होंने जो है सिंध पर भी कब्जा कर लिया। हिज सक्सेसर लॉर्ड हार्डिंग 1844 to 48 फॉर द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। और 1844 से 1848 तक जो है लॉर्ड हार्डिंग थे जो कि सक्सेसर थे किनके, एलनबरो के। और उन्होंने जो है फर्स्ट एंग्लो वॉर जो था वो उन्होंने लड़ा 1845 to 46 में एंड कंक्लूडेड द ट्रीटी ऑफ लाहौर। और इन्हीं की अगुवाई में जो है ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई। अब फाइनली हमारा एक गवर्नर जनरल जो है बचे हुए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम लॉर्ड डलहौजी है, जो हम अपने नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा उसमें हम उनको कवर करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, समझ में भी आ रहे होंगे। अगर कोई रिकमेंडेशन सुझाव वगैरह हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।